स्वागत है और मैं हूं तौफीक खान। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने विद्युत जनित्र के बारे में पढ़ा था। विद्युत जनित्र के हमने दोनों प्रकार देखे थे। विद्युत जनित्र के बारे में हमने पढ़ा था कि विद्युत जनित्र जो है ऐसी युक्ति थी जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती थी। अब देखिए, यहाँ समझने वाली बात ये थी कि हमने जब इसके दोनों प्रकार पढ़े थे, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र को पढ़ा था, तो इनकी जो बनावटें थी और इनकी जो कार्यविधि थी और इनके जो चित्र थे लगभग इक्वल थे। बनावट में और कार्यविधि में थोड़ा थोड़ा सा फर्क था, जो मैंने पिछले बिंदुओं में आपको बता दिया। ठीक है, तो अब ये जो चैप्टर था, ये मेरे हिसाब से जो हमने कल पढ़ा था, जो हमने दिष्ट धारा जनित्र पढ़ा था, दिष्ट धारा जनित्र इस चैप्टर जो 10वां चैप्टर था, इसका अंतिम बिंदु था। अब ये चैप्टर लगभग समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो अब इसमें जो न्यूमेरिकल्स थे, आंकिक प्रश्न थे और भी जो बहुत सारे बहुचयनात्मक, लघुत्तरात्मक, अधिलघुत्तरात्मक प्रश्न थे, इन प्रश्नों को एक बार आप करके देखना। अगर आपको कहीं लगता है कि हमें कंफ्यूजन है या हम इनको समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप उनको पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, अब पता नहीं क्लासेस कब चलेंगी। क्लास में तो बेसिकली हम स्कूल में तो सारे प्रश्न कराते थे, लेकिन अब यहाँ पे इतना टाइम होता नहीं, क्योंकि वीडियो 25-25 मिनट की बनती हैं, तो वो सारी चीज़ें बात की हैं। तो आप इनको एक बार मुझसे एक बार खुद करके देखना। अगर कहीं दिक्कत लगे तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगला चैप्टर है, ये फिजिक्स का अंतिम चैप्टर है, 11वां। ये इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। पाठ का नाम क्या है? कार्य ऊर्जा। कार्य ऊर्जा, और इसका अंतिम एक शक्ति वर्ड है इसमें, है ना, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। ठीक है, ये पाठ का नाम है। देखिए, वैसे तो हमने 9वीं क्लास में भी 11वां चैप्टर पढ़ा था, कौन सा? कार्य ऊर्जा का, लेकिन इसमें शक्ति नाम का कोई बिंदु नहीं था। अब शक्ति भी इसमें इंक्लूड कर लिया। वैसे हमने शक्ति को 10वें चैप्टर में भी थोड़ा सा पढ़ा था, शक्ति के बारे में। विद्युत शक्ति पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अब देखिए, मैं तो सारे विद्यार्थियों से ये कहना चाहता हूँ कि अब नया पाठ शुरू हो रहा है। जो जहाँ से छोड़ दिया था या रह गया था या कहीं को किसी को कोई दिक्कत हो, तो वो सारे लड़के लड़कियां उनको आसानी से बाद में पूछ सकते हैं। लेकिन अब जब नया चैप्टर शुरू हो रहा है, तो सारे लड़के लड़कियां इसको नए सिरे से, नए एंगल से देखें। और जिनको कहीं, देखिए होता यूं है कि जब कहीं बीच में से कोई बिंदु स्टार्टिंग से निकल जाता है, तो फिर बीच में समझने में थोड़ी सी परेशानियां, दिक्कतें होती हैं। तो ये चीजें आपको नहीं आएंगी अगर आप स्टार्टिंग पार्ट से, स्टार्टिंग से ही समझना शुरू कर दोगे। तो अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सारे विद्यार्थी ऑनलाइन होकर के इसको ऑनलाइन क्लास के रूप में देखें। और नया चैप्टर चल रहा है, नई तरह से हमें इसको समझना है। तो देखिए, पाठ का नाम है कार्य ऊर्जा और शक्ति। तो देखिए, सबसे पहले हम कार्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब कार्य से पहले भी देखिए एक बिंदु है, बल। देखिए, बल के बिना कार्य को करना संभव है? असंभव इसलिए है क्योंकि हमने देखा था कि कार्य करने के लिए हमें बल लगाना पड़ता है। अब इसे कार्य को समझने से पहले हमें बल शब्द को और समझना पड़ेगा। और बल को हम छोटी छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। बल एक ऐसा साधन है जो स्थिर वस्तु को तो गतिमान कर सकता है और गतिमान वस्तु को स्थिर कर सकता है। ऐसा साधन बल कहलाता है। तो अब देखिए, इसके लिए हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं क्या काम करूं कि स्थिर पड़ी हुई फुटबॉल में किक मारूं, लात मारूं, तो हम देखते हैं कि वो गतिशील हो जाती है। और इसके विपरीत क्या हुआ कि किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेला गया शॉट, जब वो बॉल गतिशील होती है तो उसको हम आसानी से रोक सकते हैं, हाथों से रोक सकते हैं। तो अब ये दोनों स्थितियों में हमने बल लगाया है। भाई, हमने अगर स्थिर रखी फुटबॉल में किक मारा है, लात मारा है, तो वो भी हमने बल लगाया। इस पर किक मारना, लात मारना, इस पर बल लगाना है। और अगर हम किसी गतिशील लुढ़कती हुई बॉल को हाथों से रोक लें, तो वो भी तो बल लगाना है। तो दोनों स्थितियों में बल है। तो बल क्या था? एक ऐसा साधन है जो स्थिर वस्तु को तो गतिमान कर सकता है, गतिमान वस्तु को स्थिर कर सकता है। बल के बारे में आपको केवल इतना याद रखना है। और आपको आगे याद रखना है, बल को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं और इसको ऐसे व्यक्त करते हैं। ठीक है, कैपिटल है। बल के बारे में समझ में आया? याद रखना है, बल एक ऐसा साधन है जो स्थिर वस्तु को तो गतिमान कर सकता है और गतिमान वस्तु को स्थिर कर सकता है। बल कहलाता है। बल को फोर्स कहते हैं इंग्लिश में। इस कारण इसको कैपिटल वर्ड एफ से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण क्या था हमारे पास? ये स्थिर पड़ी हुई बॉल में क्या काम करें हम? फुटबॉल में लात मारे, किक मारे, तो हम देखते हैं कि वो गतिशील हो जाती है। और क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेला गया शॉट, जब उससे बॉल गतिशील होती है तो उसको आसानी से हम रोक सकते हैं। तो इस तरह से हमने दोनों स्थितियों में बल लगाया है। अतः हम समझ गए कि बल एक ऐसा साधन है जो स्थिर वस्तु को तो गतिमान कर सकता है और गतिमान वस्तु को स्थिर कर सकता है। ठीक है, और आपको याद रखना है आगे थोड़ा सा क्या लिखना था कि बल को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। इस कारण से इसको कैपिटल वर्ड एफ से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, बस आगे देखिए अगला बिंदु। अब पढ़ेंगे कार्य। तो देखिए, कार्य थोड़ा सा हम विस्तार से इसमें पढ़ेंगे, विस्तार से इस बिंदु को हम इसमें पढ़ेंगे, लेकिन इतना विस्तार से भी नहीं कि हम कंफ्यूज हो जाएं। हमें केवल उन बातों को पढ़ना है कि जो हमारे सिलेबस में हमारे काम आने वाली चीजें हैं। देखिए, कार्य क्या है? अब देखिए, कार्य हमने देखा था
कि कार्य अगर हम क्या काम करें, देखिए ध्यान से समझो, कार्य क्या है, देखिए कार्य दो है, वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य अलग शब्द है और हमारे द्वारा किया गया कार्य अलग शब्द है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य क्या है, अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाएं, अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाएं और बल लगाने से वो विस्थापित हो जाए, ऐसा नहीं कि 2000 किलोमीटर तक विस्थापित हो जाए, बल लगाने से चाहे उसमें अल्प विस्थापन हो, यानी अपनी जगह से वो टहल जाए, गतिशील हो जाए, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाए। तो अब क्या है कि बल क्या है, सॉरी कार्य क्या है, यदि किसी वस्तु पर बल लगाएं और बल लगाने से वो विस्थापित हो जाए तो उस पर बल के द्वारा जो कार्य है वो लागू। तो इसको हम कैसे परिभाषित करें, कार्य क्या है, देखिए कार्य वैज्ञानिक दृष्टि से अलग होता है, मैं आपको बता रहा हूं कार्य क्या है। देखिए मैं इसके लिए आपको एक उदाहरण देता हूं, देखिए कैसे। मैंने क्या काम किया, ये दो बिंदु हैं ए तथा बी, समझना इसको ध्यान से, ठीक है। इस ए बिंदु पर कोई निकाय, कोई पिंड, कोई टुकड़ा रखा हुआ है जिसका m द्रव्यमान, ठीक है, m द्रव्यमान का कोई टुकड़ा इस बिंदु पर रखा हुआ है। इस पर मैं क्या काम करूं, इस पर मैं F बल आरोपित करूं, किधर, इधर की तरफ। देखिए बल की दिशा का ज्ञात होना जरूरी है, नहीं तो कार्य फिर धनात्मक और ऋणात्मक हो सकते हैं, इसलिए आपको बल की दिशा का ज्ञात होना जरूरी है कि बल हमने किस तरफ लगाया है। अगर हम बल लगाए सीधे हाथ की तरफ और वस्तु विस्थापित होती है बाएं तरफ, तो ऐसा कार्य नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। अगर हम क्या काम करें, किसी वस्तु पर बल लगाए, बल लगाने से वो बल की दिशा में विस्थापित हो तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। तो ये दोनों चीजें आपको कॉमन रूप से याद रखनी है। मैंने क्या काम किया है, ये बिंदु पर कोई वस्तु रखी हुई है, m द्रव्यमान का कोई पिंड या टुकड़ा या कोई निकाय रखा हुआ है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसको इस तरह से कलरफुल कर लीजिए, भर लीजिए, जिससे पता लगे कि m द्रव्यमान का टुकड़ा जो है इस ए बिंदु पर रखा है, ठीक है। अब क्या हुआ, इस पर मैंने F बल किधर, बी की दिशा में, बिंदु बी की तरफ दिशा में विस्थापित किया, तो बल लगाने से ये बी बिंदु पर यहां पहुंच गया, विस्थापित हो गया, ठीक है। ठीक है, अब यहां पहले क्या रखा हुआ था, द्रव्यमान का पिंड या निकाय या टुकड़ा कहां पर रखा हुआ था, ए बिंदु पर, और इस पर F बल आरोपित करने से, आपको यहां लिख सकते हो अगर कोई दिक्कत है तो, इस पर F बल आरोपित करने से बी बिंदु पर पहुंच गया। तो यहां से यहां तक इसमें कितना विस्थापन, F विस्थापन उत्पन्न हुआ, भाई यहां पे रखा है तो यहां अपनी जगह से टहलने का मतलब क्या, विस्थापन है, विस्थापित हुआ। तो इसको हम कार्य कहेंगे, ये कार्य है। इसका मतलब गणितीय रूप में क्या लिख सकते हैं, यानी कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो अगर देखिए बल की दिशा क्यों लिखी जा रही है, क्योंकि बल मैंने इधर बी बिंदु की तरफ विस्थापित किया था, बी बिंदु की तरफ लगाया था, इस कारण से इसमें एस विस्थापन उत्पन्न हुआ। तो अगर मैं कार्य को W से, बल को F से, और बल की दिशा में विस्थापन को किससे, एस विस्थापन हुआ, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, W बराबर F डॉट एस या F गुना, ये किया गया कार्य होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, वैज्ञानिक भाषा में बल क्या है, बल वैज्ञानिक कार्य क्या है, कार्य होता है यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और बल लगाने से वो बल की दिशा में विस्थापित हो जाए तो किया गया कार्य बल गुना विस्थापन के बराबर होता है, ठीक है। अगर बल की दिशा जो है ना, यानी वस्तु के विस्थापन की जो दिशा है वो बल की तरफ है, जिधर हमने बल लगाया उधर की तरफ ही वो विस्थापित हुई तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। और मैं इस बात को भी आपको बता रहा था पहले, अगर बल जो कार्य है, वस्तु का जो विस्थापन है वो क्या है, बल की विपरीत दिशा में है, यानी वस्तु बल तो लगा रहे हैं दाईं तरफ और वस्तु विस्थापित हो रही है बाईं तरफ, तो फिर वो कार्य कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो ये तो है वैज्ञानिक दृष्टि में इसको कार्य कहा जाएगा। तो हम क्या काम करें, यदि किसी वस्तु पर, देखिए वस्तु का मतलब यदि किसी वस्तु पर F बल लगाया जाए और वो बल की दिशा में विस्थापित हो जाए तो वैज्ञानिक परिभाषा से, वैज्ञानिक दृष्टि से वह कार्य कहलाता है। यानी कार्य बराबर होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, यानी कार्य को W से, बल को F से, मैं अभी हमने बल के बारे में पढ़ा था, इसको फोर्स कहते हैं, F कैपिटल F से इसको व्यक्त करते हैं, और विस्थापन को S से व्यक्त करें तो W बराबर F है, यानी F डॉट F कहलाता है। अब ये तो क्या था, वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य। लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको वैज्ञानिक दृष्टि से, जिनको हम कार्य हमारे शरीर के द्वारा हम कार्य करते हैं, हमारी सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है, हम थक जाते हैं, लेकिन वो वैज्ञानिक दृष्टि में उसको कार्य नहीं है।
कैसे, उनके उदाहरणों को हम समझते हैं। जैसे मैं क्या काम करूं, उस दीवार को पूरी ताकत से धक्का लगाऊं, पूरी ताकत से मैं सुबह से शाम तक इसमें धक्का लगाऊं, और धक्का लगाने से ये पूरी दीवार जो है ना, धक्का लगाने से मेरी पूरी ऊर्जा नष्ट हो जाए, मैं थक जाऊं बिल्कुल। लेकिन तुम देख सकते हो कि ये दीवार अपनी जगह से हिल सकती है, नहीं हिल सकती। तो जब इसमें हिलेगी नहीं, विस्थापन नहीं होगा, तो फिर वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य नहीं, ये वैज्ञानिक दृष्टि से को कार्य नहीं कहा जा सकता। ये इसके अलावा मैं क्या काम करूं, एक बहुत बड़ी चट्टान को मैं हाथों से धकेलूं, सुबह से शाम तक हाथों से धकेलूं, और वो चट्टान अपनी जगह से इंच भर भी ना हिले, तो वो वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य नहीं कहलाता। हाँ, मेरे शरीर ने कार्य किया है, मेरी सारी ऊर्जा नष्ट हो गई, खत्म हो गई सारी ऊर्जा, मैं थक गया, लेकिन मेरे शरीर ने कार्य किया, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से इसको कार्य नहीं कहा जा सकता। कार्य क्या होता है, अगर किसी वस्तु पर हम बल लगाए, उसको धक्का दें, धकेले, और वो अपनी जगह से विस्थापित हो जाए, तो फिर वैज्ञानिक दृष्टि से वो कार्य कहलाता है। तो अब आपको समझ में हो गया हो कि कार्य क्या होता है, वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य क्या है, और बिना अगर हम हमारे शरीर के द्वारा कार्य को परिभाषित करें तो उसको हम कार्य नहीं कह सकते। हाँ, हमारा शरीर कार्य करता है, पक्की बात है, हमारे शरीर में से पूरी ऊर्जा नष्ट हो जाती है, परंतु उसको वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि बल लगा, हमने बल कितना भी हम लगाएं, लेकिन उसमें जब विस्थापन उत्पन्न नहीं होगा, तो विस्थापन उत्पन्न नहीं होने की वजह से इसको कार्य नहीं कहा जाएगा। तो यही बात आपको याद रखनी है, वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य क्या है कि यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और बल लगाने से वो विस्थापित हो जाए, तो वैज्ञानिक दृष्टि से वो कार्य कहलाता है। उदाहरण के लिए हम क्या काम करें, किसी वस्तु पर F बल लगाने से वो विस्थापित हो जाए, तो वैज्ञानिक दृष्टि से वो कार्य कहलाता है। ठीक है, इस कार्य को इस तरह हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, कार्य बराबर होता है बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। यदि कार्य को W से, बल को F से और विस्थापन को S से व्यक्त करें, तो W बराबर F गुना S, यानी F डॉट S के रूप में इसको हम व्यक्त करें। क्लियर होगा, मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। अब देखिए इसके कुछ और भी बेसिक बिंदु हैं। देखिए मैं क्या काम करूं, इधर आ जाइए, जगह नहीं, थोड़ा देखिए इधर। यही कंडीशन, जैसे एक बिंदु, हमने दो बिंदु ए और बी लिए थे, दो बिंदु ए और बी के बारे में हमने देखा था कि ए बिंदु पर, अभी जो इसमें इस उदाहरण को दोबारा यहाँ समझा रहा हूँ, मैंने एक m द्रव्यमान की कोई वस्तु ली थी, m द्रव्यमान की वस्तु जो है ए बिंदु पर रखी हुई थी। ठीक है, अब मैंने इस पर क्या काम किया, F बल आरोपित किया, किधर, बी बिंदु की तरफ, और विस्थापित करने से क्या हुआ कि ये बी बिंदु पर आ गई। समझ रहे हो, ये विस्थापित हो गई, कहाँ, बी बिंदु पर पहुंच गई है। जब बी बिंदु पर पहुंच गई तो क्या हुआ, देखिए अगर मैं क्या काम करूं कि इस पर, ठीक है, तो अब देखिए इसके द्वारा यहां से यहां तक जो कोण होगा, ये तो एस की दिशा में है, लेकिन इसके द्वारा बनाया गया कोण थीटा होगा, फिर ये क्या होगा, एफ कॉस ऑफ थीटा होगा। लेकिन अब मैं इसको अगर इस तरह से व्यक्त करूं तो ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि बल लगाने से इसमें थीटा विस्थापन हो रहा है, बल लगाने से इस m द्रव्यमान की वस्तु पर F बल आरोपित करने से इसमें थीटा विस्थापन हो रहा है, परंतु इसका जो कोण है वो कॉस ऑफ थीटा है। तो आप इसको जब अगर कॉस ऑफ थीटा के रूप में इसमें क्या काम करें, बी बिंदु पर पहुंचने से इसमें एस विस्थापन हुआ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ एस कॉस ऑफ थीटा। लेकिन कॉस ऑफ थीटा का मान तो लगभग 0 होता है इस स्थिति में, तो क्या बचेगा, एफ एस। यही तो था क्या कार्य जो हमने पहले से निकाल लिया, परंतु इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ये कोई समझने वाली चीज नहीं है। हमने तो सिर्फ इतना देखना था, अगर कोई वस्तु ए बिंदु पर रखी हुई है, इस पर एफ बल आरोपित करने से वो बी बिंदु पर विस्थापित हो जाए, तो विस्थापन की जो स्थिति है वो हमें नोटिस करनी है कि विस्थापन किस दिशा में हो रहा है। अगर विस्थापन की दिशा थोड़ी टेढ़ी है या विपरीत दिशा में है, तो उसके द्वारा कार्य ऋणात्मक माना जाता है, इस बात को हम जानते हैं। अब परंतु ये बल की दिशा में इसका विस्थापन हो रहा है, तो ऐसे इसके द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। तो ये बात आपको समझनी है, मैं इसलिए इसको बता रहा था क्योंकि थीटा एंगल पर जब उसमें विस्थापन उत्पन्न हो रहा था, तो कॉस थीटा के रूप में हमने एफ विस्थापन के द्वारा कॉस ऑफ थीटा था, और कॉस ऑफ थीटा का मान हम जानते हैं, तो इसमें एफ एस बच रहा था, एफ एस किसके बराबर था, कार्य के बराबर, जो डब्ल्यू के बराबर, वही तो हमें निकालना था। तो इस कारण से इसको आपको खास याद रखने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि इसमें विस्थापन की स्थिति के रूप में इसमें थीटा कोण बनता है, जो कॉस ऑफ थीटा के रूप में हमें प्राप्त होता है, जो कॉस ऑफ थीटा के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, बल लगाने से इसमें विस्थापन उत्पन्न हो, तो वो कार्य कहलाता है, वैज्ञानिक दृष्टि से ये कार्य है। अगर किसी वस्तु पर F बल आरोपित करने से इसमें F विस्थापन हो, तो किया गया कार्य क्या होगा, बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। अगर हम कार्य को W से, बल को F से, विस्थापन को S से व्यक्त करें, तो W बराबर F है, ठीक है, या F गुना S। ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं उसके मात्रक की, ठीक है।
जिसको हम इकाई कहते हैं। कार्य का मात्रक क्या है, देखिए ये बात समझने की है। देखिए कार्य के कई सारे मात्रक होते हैं, लेकिन दो मात्रक तो हमें याद रखना है। वो कैसे? अब ये दो मात्रक क्या हैं, इन दो मात्रकों के बारे में हमें याद रखना है कि ये दो मात्रक, एक तो न्यूटन होता है, समझ रहे हो, एक अर्ग होता है। तो अब देखिए इन दोनों स्थितियों में अगर हम बात करें तो इसमें अर्ग कब होगा या न्यूटन मीटर कब होगा, ये बात आपको समझनी है। अब इसको समझने के लिए हम क्या काम करें, देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूं इस चीज को कि यदि क्या काम करें कि कार्य के मात्रक के बारे में सुनिए। यदि बल, देखिए बल का मात्रक न्यूटन होता है और विस्थापन को मीटर में व्यक्त करें, ये बात आपको समझनी है। क्या समझनी है? ये बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। देखिए यदि बल को न्यूटन में और विस्थापन, देखिए मैं सूत्र से ही बता रहा हूं आपको, ऐसा समझ नहीं आएगा। बल बराबर क्या होता है, सॉरी कार्य क्या होता है, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। ठीक है, ये पढ़ा है भी हमने। अब देखिए कार्य तो हमारे पास W है, बल क्या है F, और विस्थापन क्या है F। यदि मैं क्या काम करूं, बल को न्यूटन में और विस्थापन को मीटर में, तो कार्य का मात्रक क्या होगा, क्या होगा बताइए? न्यूटन गुना मीटर, जूल होगा कि नहीं होगा? न्यूटन मीटर बेटा, न्यूटन गुना मीटर किसके बराबर है, जूल के बराबर। तो पहला मात्रक तो कार्य होता है। देखिए हम जानते हैं कि कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। अब मैं क्या काम करूं, बल गुणा विस्थापन। यदि बल को की इकाई को, बल की इकाई क्या है, अरे बल को किसमें मापते हैं, न्यूटन में, और विस्थापन को मीटर में। तो अगर बल को न्यूटन में मापा जाए, विस्थापन को मीटर में मापा जाए, तो न्यूटन गुना मीटर किसके बराबर होता है, जूल के बराबर होता है। पढ़ा है हमने। इसका मतलब कार्य का पहला मात्रक होता है जूल। ठीक है, अब इसी यहीं पर और दूसरा इसका मात्रक देखते हैं पहले। अब ये जो बात हमने पढ़ी है कि भाई कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। तो देखिए जूल के बारे में हमने अभी पढ़ा है कि जूल क्या चीज था, जूल न्यूटन गुना मीटर के बराबर था। अब न्यूटन गुना मीटर के बराबर जब था तो इसके बारे में देखिए, अब एक जूल की क्या परिभाषा है, जूल हो गया। अब एक जूल की क्या परिभाषा है, एक जूल किसे कहते हैं, यदि एक, देखिए ये बात समझने की, यदि एक न्यूटन बल, यदि किसी वस्तु पर एक न्यूटन बल लगाने, उसमें 1 मीटर विस्थापन हो, तो किया गया कार्य 1 जूल होगा। तुमसे एक जूल की परिभाषा पूछी है, क्या क्या परिभाषा है? यदि किसी वस्तु पर, जैसे भाई चित्र बनाया था, यदि किसी वस्तु पर चित्र बनाया था ना अभी इस तरह से, ये ए बिंदु था, ये बी बिंदु था, यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई थी। यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने से, 1 न्यूटन बल लगाने से वो कितनी विस्थापित हो जाए, 1 मीटर विस्थापित हो जाए, तो इन टोटल दोनों को किया गया कार्य कितना होगा, 1 जूल होगा। तो 1 जूल की परिभाषा समझ में आई। यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने से वह 1 मीटर तक विस्थापित हो जाए, तो किया गया कार्य 1 जूल होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए दूसरा इसका मात्रक होता है अर्घ। अर्घ क्या था, वही कंडीशन मैं आपको फिर बता रहा हूं। अर्घ के बारे में क्या याद रखना है आपको, अर्घ के बारे में देखा था, क्या देखा था, देखिए एक बार समझ लेते हैं इसको। वही चीज, कार्य का मात्रक क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। मैं क्या काम करूं, बल को किस में, अगर बल को किस में मापा जाए, डायन में, और विस्थापन को सेंटीमीटर में। समझ रहे हो, यदि बल को किस में मापा जाए, डायन में, और विस्थापन को सेंटीमीटर में। ये छोटी इकाइयां हैं, जैसे न्यूटन, इस तरह से ये इसकी छोटी इकाइयां हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि छोटी इकाइयों में जो किया गया था वो हमें याद रखना है। अगर मैं बल को किसमें, डायल में, और विस्थापन को सेंटीमीटर में दर्शाया जाए, तो फिर डायल गुना सेमी क्या होगा, अर्घ के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, डायल गुना सेमी सेंटीमीटर, ये किसके बराबर होता है, अर्घ के बराबर। ठीक है, अतः कार्य का मात्रक
क्या होता है, अर्घ होता है। और आपको याद रखना है एक जो अर्घ है ना वो किसके बराबर होता है, 10 की घात 7। एक अर्घ किसके बराबर है, एक अर्घ के बारे में याद रखना है कि एक अर्घ जो है 10 की घात 7 अर्घ के बराबर है। तो ये बात आपको याद रखनी थी कि अब डायन भाई 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुना 1 मीटर, और 1 जूल में कितने होते हैं, 10 की घात 5 डायन होते हैं, और 1 मीटर में 10 की घात 100। तो इस तरह से 10 की घात 7 होगा कि नहीं होगा भाई। 1 न्यूटन में तो कितने डायन होते हैं, 10 की घात 5। भाई ये तुम्हें अगर समझ में दिक्कत आ रही हो तो मैं इसको और आगे बता देता हूँ कैसे होगा, देखिए। तो अब ये बात समझ में आ गई। यदि बल को डायन में मापा जाए, जैसे न्यूटन में मापा गया था उसको मीटर में, तो डायन न्यूटन मीटर तो किस जूल के बराबर था। अब मैं बल को किस में माप रहा हूँ, डायन में, विस्थापन को सेंटीमीटर में, तो डायन गुना सेंटीमीटर क्या होगा, अर्घ के बराबर होगा। अब ये इसका मान क्या आता है, देखिए आपको याद रखना है कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10 की घात 5, ठीक है, डायन के बराबर। 1 न्यूटन का मान कितना होता है, 10 की घात 5 डायन को। और 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का मतलब कितना होता है, 1 मीटर में होता है 10 की घात 2 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 10 की घात 7 अर्घ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डायन और सेमी, ये तो अर्घ के बराबर होगा, 10 5 और 2 7। तो ये आपको याद रखना है कि बल के 2 मात्रक हैं। बल का पहला मात्रक होता है जूल। अगर मैं क्या काम करूं, बल को न्यूटन में मापूं और विस्थापन को मीटर में मापूं तो क्या होगा, न्यूटन गुना मीटर जूल के बराबर था। दूसरा अगर क्या हम क्या काम करें, क्योंकि हमें पता है कार्य का माप कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। अब मैं बल को किस में मापूं, डायन में मापता हूं और विस्थापन को सेंटीमीटर में मापता हूं। तो डायन गुना सेंटीमीटर कितने किसके बराबर है, अर्घ के बराबर होता है, अर्घ कहलाता है। अब इसकी संख्या हम कैसे निकालते हैं, देखिए आपको याद रखना है कि 1 न्यूटन में 10 की घात 5 अर्घ होता है। 1 न्यूटन का मान कितना होता है, 10 की घात 5 अर्घ। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होते हैं, 10 की घात 2, यानी 100। समझ रहे हो। तो डायन गुना सेमी तो किसके बराबर हो गया, अर्घ के, और 10 की घात 5 और 2 7, यानी 10 की घात 7 अर्घ होगा कि नहीं होगा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि बल का 2 मात्रक होते हैं, एक तो जूल होता है, एक होता है अर्घ। अर्घ कितना है, 10 की घात 7 है, और जूल के बारे में आप, ठीक है। तो इस तरह से अब हम कल पढ़ेंगे, ये चीज आपको याद रखना है, बेसिकली ये चीजें, ठीक है। बंद।